कि जो चीज़ आज तक आयुर्वेद में लिखी गई है वो एक भी आज तक गलत प्रूव नहीं हुई है, और वो आज तक भी ऐसे ही खरी उतरती है। जो वीडियो कोर्स होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना भी एक मेडिकल साइंस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते, वो साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग विच इज सिंथेटिक इनसाइड आवर बॉडी। जी, जो पहले आयुर्वेद की दवाई थी, पहले काढ़े वगैरह मिलते थे, लेकिन अब आपको आयुर्वेद के कैप्सूल भी मिल रहे हैं। देखिए, एक तो है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि आयुर्वेद तो बहुत स्लो एक्टिंग है। ऐसा नहीं है। तो सिम्टम को ठीक करना और डिजीज को ठीक करना, ये बेसिक डिफरेंस है। If you will take a wrong medicine in wrong indication, it will give you some bad effect in your body. तुलसी, आप तुलसी की चाय लो, इट इज वेरी गुड स्ट्रेस बस्टिंग। अश्वगंधा हो गया, जो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर इन चीजों को आप रेगुलर वे में यूज करेंगे तो आपको स्ट्रेस से बच सकते हैं। आयुर्वेद मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप कितने भी समय लें, कुछ भी लें, कोई ये बैडली इफेक्ट नहीं होती है। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर इंडिया में बन के बैठ जाओ, बोर्ड लगा के आयुर्वेद के नाम पे स्टेरॉइड भी पीस के दे दी, ये भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, एलोपैथिक दवाइयाँ क्रश करके दे ली, तो उससे क्या हुआ? आयुर्वेद सिस्टम बदनाम हो गया। कोई भी चीज जिस पर लेबल ही नहीं है उसको अपनी बॉडी में मत डालिए। तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश ठाकुर। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद चौधरी। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ही इज़ बिन इन द फील्ड फॉर अबाउट ऑलमोस्ट 20-25 ईयर्स। उनका पूरा इतना एक्सपीरियंस है। आज हम आयुर्वेदिक मेडिकेशन के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। सो आई होप यू स्टिक टू द एंड ऑफ द एपिसोड। थैंक्स। आयुर्वेदा है क्या और उसका ओरिजिन, ये ओरिजिनेट कहाँ से और कब कैसे हुआ? आजकल बहुत सारे मेडिकल सिस्टम हम लोग कहते हैं, होम्योपैथी है, एलोपैथिक है, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है। ऐसे ही आयुर्वेदा भी एक मेडिकल सिस्टम है जो इंडियन ओरिजिन का है। इसमें मैं ये कहते हुए बड़ा प्राउड फील होता है कि दिस इज द साइंस विच हैज टेकन ओरिजिन फ्रॉम इंडिया ओनली, और पूरी वर्ल्ड आज कल इस साइंस की तरफ देख रही है। तो जनरली जो हम लोगों को मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो हम लोग सब कुछ असेस करते हैं, तो 3000 ईयर बैक एग्जिस्टेंस हो गया था ह्यूमन बीइंग का अर्थ पर। तो उस समय जो फर्स्ट मेडिकल सिस्टम था जो हेल्थ के लिए था, वो आयुर्वेदा था। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे ऋषि मुनि जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने इसको इस साइंस को लिखा, और 3000 साल तक यही सिस्टम चलता रहा जो आज तक भी एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडिया में इन्वेजन हुआ, मुगल्स आए, बाद में इंग्लिश एम्पायर आया, तो उसमें इस सिस्टम को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो जो नई जनरेशन है या पिछले 200-300 साल में इस सिस्टम को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया, और उन लोगों ने अपने सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए। जैसे मुगल्स ने अपना यूनानी सिस्टम ले आए, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने अपना इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो कर दिया। तो बेसिकली इट इज ए साइंस जो 3000 साल पहले ओरिजिन हुआ। दूसरा, हम लोग जनरली सोचते हैं कि यार ये किसी ऋषि ने बैठ के कहीं लिख दिया होगा आयुर्वेद, किसी जंगल में बैठ के, और इस तरीके की धारणा हम लोगों के माइंड में रहती है। हमारे भी माइंड में भी एक समय रहती थी। बट व्हेन वी वेंट डीप इन दिस साइंस, देन वी रियलाइज दैट जो जिनको हम ऋषि मुनि मानते हैं, बेसिकली दे वर द रिसर्चर्स पर्सन। शायद हो सकता है कि ऋषि टर्म भी रिसर्चर का ही कुछ एक रूप हो, या ऋषि वर्ड से रिसर्चर वर्ड आया हो, क्योंकि जो उस समय भी साइंटिस्ट होते थे ओल्डन डेज में, उन्होंने पूरा R&D करने के बाद एक फाइनल उन्होंने ये साइंस लिखा। उसका परिणाम क्या है कि जो चीज आज तक आयुर्वेद में लिखी गई है वो एक भी आज तक गलत प्रूव नहीं हुई है। मतलब हमें कुछ उसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट वी रीड एंड अप्लाई इट, और वो आज तक भी ऐसे ही खरी उतरती है। जो वीडियो कोर्स होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बीमारियां उन्होंने मतलब उस समय में भी उसको, हालांकि इस साइंस में भी धीरे धीरे डेवलप होता रहा, नई नई बुक्स आती गई। तो 3000 साल से पिछले 500 साल तक की बहुत सारी क्लासिकल बुक्स हम उनको बोलते हैं। उसके बाद फिर लेटेस्ट ऑथर्स की बुक्स हम मानते हैं जो आयुर्वेद में अवेलेबल है, जिनको हम मेडिकल कॉलेज में स्टडी करते हैं। तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता रहा, थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहा इसका टाइम के साथ साथ। तो इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस साइंस, जो इस साइंस में लिख दिया कि उन्होंने उस समय में कि ये डिजीज असाध्य है, मतलब इनक्योरेबल है, आज तक भी हम उस बीमारी को ट्रीट करने में नहीं है। वो मॉडर्न साइंस भी उसको नहीं वो कर पाई है। तो दिस इज हाउ आयुर्वेदा ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जी, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाना चाहूँगा डॉक्टर।
इसके मेन प्रिंसिपल्स और फिलॉसफीज क्या हैं आयुर्वेदा मेडिसिन के? देखिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। हालांकि हम लोग इसको मशीन नहीं मानते, हम इसको एक साइकोसोमेटिक एग्जिस्टेड वाइटल बॉडी मानते हैं। कि देखिए इस जो आयुर्वेद का जो एक मूल सिद्धांत बोला गया है, या उसका जो एक एम है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। एक हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखना भी एक मेडिकल साइंस की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आयुर्वेद का जो फर्स्ट एम है वो ये है कि हम जो हमारी हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, अगर हम उनकी हेल्थ की केयर नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं, जैसा होता है इन जनरली। तो फर्स्ट उसका एम आयुर्वेद का ये है। दूसरा है स्वस्थ से आतुर से विकार प्रश्न। अगर कोई आदमी ने नहीं ध्यान दिया अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी आदतों पर, खान पीन पर, या कोई ऐसी एपिडेमिक कोई हो जाती है, उससे सफर हो जाता है, तो उसको क्योर करना। तो ये तो दो इसके एम होते हैं आयुर्वेद के। दूसरा इसके जो प्रिंसिपल है, जनरली हम लोग मानते हैं वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। एक्चुअली क्या है, ये इतना सिंपल नहीं है। लोग सोचते हैं कि ये है ना, ये वात हो गया, ये कुछ फायर है, कुछ एसिडिटी होगी तो पित्त हो गया, और कुछ फ्लेम बाहर आ गया खांसी के साथ तो ये कफ हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं है। इट इज ए वेरी व्हाट वी कैन से, इट इज ए बिग मिसकॉन्सेप्शन जिसको लोग कहते हैं। क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रही हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, मैं अपना हाथ भी हिला रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, तो मेरे ब्रेन में, मेरी बॉडी में कितना सारा बायोकेमिकल रिएक्शन, ट्रिलियंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इस समय चल रही हैं। तो क्या होता है, जब जो मैं सोचता हूँ उस समय रिसर्चर्स ने क्या किया होगा कि इसको इतना डाइवर्सिफाइड हो जाएगा तो ये प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल होगा जी। तो उन्होंने क्या किया, इन बायोकेमिकल रिएक्शन को 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जी। एक को वाता बोल दिया उन्होंने, जिसमें मेनली न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जी, न्यूरो और मस्कुलर फंक्शंस आती हैं। जो नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया। इसमें मेजर रोल इन बायोकेमिकल रिएक्शंस का रहता है। दूसरे में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया, इसके डिसऑर्डर्स आ गए, या इस तरीके की जो हमारी बायोकेमिकल बॉडी के अंदर जो चेंजेस चल रहे हैं उनको उन्होंने पित्त रख दिया। तीसरा फिर कफ आ गया, यहाँ पे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर रोल हो गया। उसके अलावा कफ का और भी रोल है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, इसको भी हम कफलाई स्थान मानते हैं वेब में। तो इस तरीके से उन्होंने इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को ब्रॉडली डिवाइड कर दिया जी। तो जिस टू फॉर द बेटर स्टैंडिंग ऑफ कमिंग जनरेशंस। अगर एक आदमी नहीं रिसर्च करके उसको कंपाइल कर रहा है, तो हर आदमी अपने 100 ईयर्स नहीं दे सकता, 50 ईयर्स नहीं दे सकता रिसर्च को करने में। तो उन्होंने सोचा कि नाउ वी शुड पास इट टू द नेक्स्ट जनरेशन, सो एटलीस्ट दे शुड अंडरस्टैंड इन ए वेरी रिफाइंड वे। तो इट इज ए रिफाइंड दोषास आर द रिफाइंड टर्म फॉर द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस जी। सो तो जो आयुर्वेद की जो अप्रोच है, तो अगर हम एक मान लिया किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो जो हम मेडिसिन देते हैं उन बेसिकली उन बायोकेमिकल रिएक्शन को स्ट्रीमलाइन करती है। और डिस्टर्ब होती है तो बीमारी होती है जी, है ना। तो और जब हम कोई मेडिसिन देकर उनको ठीक करते हैं तो वो ठीक हो जाती है। दूसरा, विद द नेचर। हम बोलते हैं कि आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते। वो साइड इफेक्ट क्यों नहीं होते? बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग विच इज सिंथेटिक इनसाइड आवर बॉडी जी। ये चीज गलत चल रही है हमारी बॉडी में, तो उसको नेचर के ही चीजों से हम उसको ठीक करते हैं। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल रहता है कि नेचुरल अप्रोच रहती है। दूसरा क्या है, जो एक बहुत ज्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, साइकोसोमेटिक अप्रोच। सत्व, आत्मा, मनस और इंद्रिय, ये सब मिलके हमारी बॉडी को बना के जी। हम लोग इसको मशीन नहीं मानते हैं, है ना। अगर एक आदमी को कहीं पेन है तो कहीं ना कहीं मेंटली भी डिस्टर्ब है जी। अगर किसको नींद नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं उसके उस नींद ना सोने का इफेक्ट उसके बॉडी के फंक्शन में, उसको भूख कम लग सकती है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो एक साइकोसोमेटिक अप्रोच लेके हम लोग चलते हैं। जैसे एलोपैथिक रेमेडीज होती हैं डॉक्टर, जैसे उनकी मेडिकेशन होती है, उससे कितना डिफर करता है आयुर्वेदिक हीलिंग? आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद की अपनी एक बायोकेमिस्ट्री है। क्योंकि आज की जनरेशन को, जैसा आप हैं, आपको भी मालूम नहीं है कि संस्कृत आप नहीं जानते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं, लेकिन एक साइंस डेवलप हुई तो उसने हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि भाई दवाई जाएगी बॉडी के अंदर, कहाँ कैसे कैसे वर्क करेगी, है ना। तो उसकी एक अपनी ही एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम आयुर्वेद की बायोकेमिस्ट्री बोल सकते हैं। उसको हम पदार्थ विज्ञान बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर। उसका एक सिद्धांत होते हैं, रस, गुण, वीर्य, विकार, जिनको समझना मतलब एक थोड़ा सा टफ है। जब हम उस पर
स्टडीज करते हैं लंबे समय तक, देन वी कैन अंडरस्टैंड ओ अच्छा ये है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैविंग इट्स ओन प्रॉपर्टी, है ना। जैसा हम भाषा में बोलते हैं गर्म कर या ठंडा कर, एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, लेकिन एक हर जो कोई भी चीज है वो आपकी, मान लिया आपने मिर्ची खाई तेज, तो आपकी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आया, आपको पसीना भी आएगा, आपको सैलिवेशन भी याद हो जाएगा, आपको इरिटेशन भी होगा। तो एक मिर्च के अंदर से ही हमारा पूरा सिस्टम पे इफेक्ट होता है जी। तो इसी उसको समझने के लिए भी नो कि आपने अगर मिर्च ज्यादा ले लिया तो आपकी बॉडी, उसको हम अपनी आयुर्वेद की जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में उसमें हमको कि ऐसा हुआ, इसके अंदर ये गुण था, तीक्ष्ण गुण प्रधान थी, इसमें बेदन प्रॉपर्टी थी, वो ऐसे टर्म्स हैं जिसमें हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली जो आयुर्वेद की जो टोटली हम उसको ऐसे कंपेयर ही नहीं कर सकते कि इसको हम हर चीज को हम एलोपैथिक या मॉडर्न टर्म्स में नहीं समझा सकते, क्योंकि अनटिल दे शुड अंडरस्टैंड कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जी, है ना। इसके अपने एक प्रिंसिपल्स हैं जी, उनको अंडरस्टैंड करके ही हम इससे इलाज कर सकते हैं जी। जैसे अभी आपने बताया कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी थोड़ा डेवलप हुआ और हमारे ऋषि मुनि ने करा है। आज की डेट में जब व्हेन इट कम्स टू रिसर्च इस फील्ड में अभी कुछ हो रहा है, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आयुर्वेदिक की फील्ड में? यस, देखिए कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिससे जनरल पब्लिक अवेयर नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं हो रहा है। देयर आर मेनी सेंटर्स, कंटिन्यूअस रिसर्च एक्टिविटी चल रही हैं, नई नई मेडिसिन का वो आ रहा है, नए नए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, दैट यू कैन सी इन द मार्केट नाउ। कि जो पहले आयुर्वेद की दवाई थी, पहले काढ़े वगैरह मिलते थे, रॉ फॉर्म में मिलते, लेकिन अब आपको आयुर्वेद के कैप्सूल भी मिल रहे हैं, फास्ट एक्टिंग मेडिसिन भी मिल रही हैं। ऐसा नहीं है कि दवाई ले ली तो उसका 5 दिन बाद असर आएगा, है ना। एक तो लोगों में भ्रम रहता है कि स्लो एक्टिंग है या ये सब है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि लॉट ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज गोइंग ऑन जी, है ना। दूसरा एक और जहां पर मेरा थोड़ा सा अपना पर्सनल एक ओपिनियन रहता है कि अगर हमें पता है कि सच बोलना हमेशा ही सही है तो उस पर रिसर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। See, in the same way in Ayurveda, lot of things which have been till today we could not prove them wrong. तो कुछ जगह रिसर्च करने को ये समझा जाता है कि हम अपने सिस्टम को इंग्लिश में समझा दे तो रिसर्च हो गई जी, क्योंकि उसको कुछ लोगों ने, एक वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको उन्होंने क्या बोलेंगे कि उन्होंने उसको वेरीफाई कर दिया कि ये ठीक है, उनकी सही में आ गया। तो जनरली मेरा जो पर्सनल एक ओपिनियन रहता है कि मैं रिसर्च को, अंग्रेजों को किसी चीज को समझाना ही रिसर्च माना जाता है आज की डेट में, या किसी चीज को मॉडर्न टर्म्स में ही अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जबकि वो कई जगह फेल भी होता है। देयर आर सो मेनी मेडिसिन, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अच्छे से R&D होता है, रिसर्च होता है, पूरी वर्ल्ड उसको मानती है, उसके बाद वो गलत प्रूफ हो जाती है ना। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी चीज को इंग्लिश में समझाना ही रिसर्च है। आप अपने सिस्टम को उस सिस्टम में ही समझो ना। करेक्ट। आप कोई बोले कि आप राम जी को जब तक एग्जिस्ट आप इंग्लिश में नहीं बता सकते, अब पूजा से आपको क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको जब तक आप साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं, साइंटिफिक इन द सेंस सो कॉल्ड इंग्लिश या इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो रिसर्च नहीं हुआ उस पर, तो ये गलत है। तो मेरा तो इसके लिए मैं बिल्कुल नहीं मानता उस चीज को, है ना। आज भी अगर हम हींग खाते हैं तो हमारे पेट में रिलीफ आता है ना। लेकिन अगर मैं इस चीज को इंग्लिश में नहीं समझा पा रहा हूँ या कुछ ऐसी फिजिक्स केमिस्ट्री की टर्म्स यूज करके नहीं समझा पा रहा हूँ, तो इट डजंट मीन कि उसका एक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट। उसको बोलते हैं कि ये तो अनसाइंटिफिक हो गया, है ना। व्हाई यू वांट टू साइंटिफिक वर्ड को आप किस चीज में, हम मैंने बोला आप मेरे पास एक बीमारी के साथ है, मैंने आपको एक मेडिसिन दी, आपने बोला मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मैंने बोला आप ये चूर्ण ले लीजिए, वो हो गया ना, ठीक हो गया, है ना। तो आई नो कि इसके टर्मिनल के मैंने आपको क्यों दिया, यही चूर्ण क्यों दिया, है ना, और आपको इससे क्या फायदा हो, और कब तक लेना है, कैसे लेना है, कब नहीं देना, कब बंद करना है। आई नो इट इन माई टर्मिनोलॉजी, है ना। तो पर मैं एक मॉडर्न एजुकेटेड आदमी को, जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की नॉलेज है, अगर मैं उसको नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि उसको रिसर्च की जरूरत है। तो एक जगह रिसर्च कुछ इस चीज को भी माना जाता है ना। इसी के पीछे लोग लगे हुए हैं कि भाई आयुर्वेद को करो, कभी भी नहीं हो सकता जी कुछ चीजों को। जैसे हम दोष की भी, जैसे अभी आपने बात करी वात, पित्त और कफ का, इसका हेल्थ पे कितना इन्फ्लुएंस रहता है? पूरी हेल्थ ही हमारी इन पर डिपेंड रहती है ना। थोड़ा सा मैंने बताया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है पूरी, तो इसमें क्या है कि इन सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को हमने 3 जगह डिवाइड कर लिया, वात,
पित्त और कफ की फॉर्म में। ये एक बहुत बेसिक चीज होगी एज ए क्लिनिशियन, हमारे लिए बहुत एक हमारी एक प्लेट बेसिक चीज होगी। जब हम किसी चीज को ट्रीट करते हैं तो वी गो डीपर एंड डीपर, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जी, आपकी धातुएं हैं, जो टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के, हमारे सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है ना, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब हम आयुर्वेद की दृष्टि से करते हैं तो हम सब चीजों को कंसिडर करते हैं, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम स्रोतस बोलते हैं, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। हाँ, अगर हम जनरल आदमी को बोलें कि भाई आपको ठंड लग जाएगी तो वात वृद्धि हो जाएगी, है ना, या आपको ठंड लगेगी तो कफ दोष बढ़ जाएगा, तो इतने एक जनरल लोगों को एक आइडिया भी रहता है ठंड से बचना है हमें, इसलिए मैं वुलन्स पहनने हैं, हीट से बचना है, स्ट्रोक हो जाएगा, ये पित्त दोष को डिस्टर्ब कर देगा। तो एक बेसिक नॉलेज है वो चीज की। आपके हिसाब से सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस क्या है अबाउट आयुर्वेदा इन जो जनरल पब्लिक में जनरली पाई जाती है? मेन मिसकंसेप्शन आपके हिसाब से क्या है? पब्लिक के दिमाग में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, क्योंकि हम डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं, पेशेंट्स में मिलते हैं तो बताते भी हैं, फिर हम उनको समझाते भी कि ऐसी चीजें। देखिए, एक तो है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन कि आयुर्वेद तो बहुत स्लो एक्टिंग है ना, ऐसा नहीं है। देखिए, किसी सिम्टम को दबाना, और मान लिया किसी को पेन है, जॉइंट पेन है, उस जॉइंट पेन के लिए कोई पेन किलर खा लिया, 12 घंटे उसका असर हो गया, फिर पेन किलर खा लिया, उस सिम्टम को मैनेज कर। जनरली आयुर्वेद में उस अप्रोच से नहीं चलते। हम वो पेन क्यों हो रहा है कि 3-4 दिन बाद आदमी बोले हाँ जी मेरा दर्द ठीक हो गया, है ना। तो सिम्टम को ठीक करना और डिजीज को ठीक करना, ये बेसिक डिफरेंस है। लोग सोचते हैं मेरा सिम्टम ठीक हो गया तो मुझे फास्ट ट्रीटमेंट मिल गया, ठीक है, इन सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड, है ना। लेकिन आयुर्वेद में क्या है कि हम बीमारी को ही ठीक करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक लिटिल टाइम, है ना। लेकिन उसका क्या आपका कमिंग डेज क्या है, बहुत अच्छा रहेगा। आप आने कुछ समय बाद बोले हाँ जी मैं ठीक हो गया, मेरा जॉइंट पेन चला गया, या किसी को एसिडिटी रहती है, लोग हमारे पास सालों साल एंटासिड ले रहे हैं, तो भाई आप उसको क्यों फास्ट एक्टिंग मान रहे हो? तो आपकी तो बीमारी 3 साल में भी ठीक नहीं हुई, 5-5 साल तक आप एंटासिड लेकर काम चला रहे हो, तो आप कहाँ ठीक हो गए? हम लोग क्या करते हैं, हम आपको एंटासिड नहीं दे रहे, हम उस कोर्स को, सिस्टम को आपके ठीक कर रहे हैं, तो इट टेक्स लिटिल टाइम। ये तो एक थोड़ा थिंकिंग का डिफरेंस है। हाँ, अगर आपको कोई एक्यूट फेज है, भाई कोई आपको जरूरी काम पे जाना है और आपको बहुत है एसिडिटी हो रही है, तो एक तो मिसकॉन्सेप्शन है कि स्लो एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। और आपको आज की डेट में आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो विद इन आवर्स रिजल्ट देती है, पर उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर चाहिए, यानी कि आप कहीं से भी कुछ भी लेकर खा लो, वो गलत है। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है कि आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टेरॉइड होते हैं। देखिए इसी पे आने वाला था मैं। हाँ, तो काफी लोग ये भी मेंशन ये भी है, और इस वजह से आयुर्वेदिक क्लिनिक्स में जाते भी नहीं है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाते नहीं है। देखिए क्या होता है, एक कुछ ऐसी एरर चली कि कुछ क्वैक्स लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद के नाम पर इस तरीके की मोर प्रैक्टिस की। अच्छा, एलोपैथिक के नाम पे नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्फेक्शन हो जाते हैं तो, लेकिन आयुर्वेदिक ऐसा है उसको कोई पूछने वाला नहीं है। आप कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर इंडिया में बन के बैठ जाओ बोर्ड लगा के, कोई पूछता नहीं है, लॉ इज सो लीनियंट, है ना। तो उन लोगों ने क्या किया, आयुर्वेद के नाम पे स्टेरॉइड भी पीस के दे दिए, ये भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, एलोपैथिक दवाइयां क्रश करके दे ली, तो उससे क्या हुआ, आयुर्वेद सिस्टम बदनाम हो गया। अच्छा, वो जो लोग थे वो आयुर्वेद के ग्रेजुएट भी नहीं थे, उनको आयुर्वेद की कोई नॉलेज भी नहीं थी, जिन्होंने ये काम किए, है ना। कोई भी क्वालिफाइड आयुर्वेद डायरेक्टर आपको ऐसा काम नहीं करता मिलेगा। तो उससे क्या सोसाइटी में मैसेज चला गया कि तो आयुर्वेदिक दवाइयों में स्टेरॉइड होते हैं, है ना, क्यों आप बुरा नाम दे दिया उसको। देखिए क्या होता है ना, आयुर्वेद में दवाई में स्टेरॉइड डालने की जरूरत ही क्या है, एक बात। दूसरा क्या है, आयुर्वेद में वो बीमारियां ठीक होती है, अगर स्टेरॉइड से ठीक होने होते तो वो लोग फिर क्यों आयुर्वेद क्लिनिक में आते? बिकॉज इन एलोपैथिक हॉस्पिटल्स यू कैन गेट स्टेरॉइड इजीली, डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू, फिर है ना। जो पेशेंट टर्न हो रहा है आयुर्वेद इलाज के लिए, इसका मतलब स्टेरॉइड भी फेल हो चुका, करेक्ट। नहीं तो डॉक्टर वहां मैनेज करता है ना, बिकॉज हमारे पास अगर 10 पेशेंट आते हैं तो 5 उसमें से एलोपैथिक लेके ही आते हैं, और उसके फेलियर के बाद हमारे पास आते हैं कि भाई जी अब हम इस की तरफ देखते हैं। थर्ड मिसकॉन्सेप्शन क्या है, आयुर्वेदिक दवाई गर्म होती है। जी, ये बहुत बड़ा वो है कि मेरे को गर्मी तो नहीं कर जाएगी आयुर्वेदिक दवाई। तो क्या होता है कि ये जो गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता, if you will take a wrong medicine in wrong indication, it will give you some bad effect in your body. तो आम आदमी इसको गर्म ठंडा बुखार दर्द ये सब चीजें पता होता है, तो अगर मान लिया उसको कुछ अनईजीनेस हो गई दवाई लेके, तो वो बोलते हैं कि मेरी दवाई गर्मी कर गई। जी,
तो गलती दवाई की नहीं है, गलती लेने वाले और देने वाले की है। या तो डॉक्टर ने उसको पूरा असेस नहीं किया, या आपने गलत जगह पे गलत दवाई खा ली, ठीक है, या आपने कई बार आयुर्वेदिक दवाई आदमी नेट से मंगा के ही खा लेता है, देख के या ऑनलाइन खरीद के खा लेता है, तो उस समय उसको वो सूट नहीं करेगी। इतना इजी नहीं है किसी भी पेशेंट को किसी भी बीमारी को ट्रीट करना। इट इज ए प्रोसीजर विच टू बी एडॉप्टेड। तो ये होता है। दूसरी बात क्या होता है, इवन समटाइम्स प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, प्रॉपर असेसमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद भी कई बार क्या होता है, ह्यूमन बीइंग में कोई दवाई, चाहे वो कोई सी भी पैथी की है, हो सकता है उसको सूट ना करे, है ना, तो उसको अपने डॉक्टर से आके आप आइए, मिलिए, उसको चेंज कराइए कि सर ये दवाई मेरे को सूट नहीं कर रही है, इससे मेरी दिक्कत हो रही है। तो गर्म सर्दी बेसिकली ये चीज होती है। तो बहुत लोग क्या है कि अदरक की चाय पी ली, ये पी लिया, इसको आयुर्वेद मान के घर में होम रेमेडीज करते रहते हैं। उससे किसी को आपने कोविड में देखा, बहुत लोगों ने काढ़े से फायदा हो, बहुत लोगों को नुकसान भी हो गया, क्योंकि उन्होंने रॉन्ग इंडिकेशन है, आपको जरूरत नहीं है और आप पिए जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एडवर्सली इन योर बॉडी। कि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि हमने घर में लोगों ने तुलसी की चाय पी ली, कोई चूरन बना के मम्मी ने दे दिया, कोई दादी ने कोई नुस्खा बता दिया, और या किसी ने उनके रिलेटिव ने या फ्रेंड ने बता दिया कि तुम ये मिला के ये खा लो, सुबह उठ के ये पी लो, रात को सोते समय ये खा लो, इस बीमारी में बहुत फायदा करेगा। तो लोग सोचते हैं कि मेरा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो गया, जबकि इट इज दीज आर द होम रेमेडीज, दिस इज नॉट द आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। वी मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन आयुर्वेदा ट्रीटमेंट एंड होम रेमेडीज। आपने घर में बुखार हुआ, पैरासीटामोल गोली खा ली, ठीक है, आपको उससे जो आराम होना था हो गया, वो आराम आ भी सकता है और कोई फीवर में नहीं भी आ सकता। लेकिन बहुत सारी इसी तरीके से क्या होता है, कुछ होम रेमेडीज आपको फायदा कर सकती हैं, नहीं भी कर सकती, और दैट टू फॉर द वेरी सिंपल डिजीज, कॉमन कोल्ड हो गया, माइल्जिया हो गया, बॉडी फीवर हो गया, हल्की एसिडिटी हो गई, कोल्ड कफ हो गया, इसमें आप होम रेमेडी ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। कोई नहीं है कि इन चीजों के लिए भी आप एकदम हॉस्पिटल जाएं, है ना। इससे हम तो चाहते हैं कि लोग इतने एजुकेट रहें कि अपनी किचन से ही चीजों को लेकर ठीक हो जाएं। लेकिन दिस इज नॉट अ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट, दिस इज द सिंपल होम रेमेडीज जो आपको एक लिमिट तक थेरेपेटिक बेनिफिट दे सकती है ना। अगर आपको 2-4 दिन में इनसे फायदे नहीं हो तो डेफिनेटली यू मस्ट कंसल्ट विद योर डॉक्टर। जैसे रेमेडीज की बात होती है कि मतलब हमें कुछ ठीक करना है, तो काफी लोगों को नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, नर्व वीकनेस, नर्व ब्लॉकेजेस के बारे में, उसकी क्या रेमेडीज है आयुर्वेदा में? देखिए, नर्व से जनरली लोग नसों को 2 तरीके की हमारे बॉडी के अंदर, जिनको आम भाषा में लोग नसें बोलते हैं। एक तो होती है जो हमारे इम्पल्सिस को कैरी करती है, जी, न्यूरोलॉजिकल, उनको हम बोलते हैं नर्व्स, आम भाषा में लोग उन्हीं को नसें भी बोलते हैं। दूसरी होती है जो हमारे खून ब्लड फ्लो होता है जिनके अंदर, उसमें भी फिर 2 तरीके होती है, एक को बोलते हैं आर्टरी और एक को बोलते हैं वेन्स, ठीक है। आर्टरी और वेन्स का संबंध होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है, जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड प्रेशर उसी में आता है, ब्लॉकेजेस उसी में आते हैं, वेरिकोस वेन उसी में आती है, और बहुत सारे मस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें गैंग्रीन वगैरह बनना होता है। ये तो वो नसें होती हैं। इसके लिए बहुत अच्छा आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। जनरली लोग सोचते हैं कि कार्डियक प्रॉब्लम है तो आयुर्वेद में इलाज नहीं है। डेफिनेटली देयर आर वेरी वंडरफुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिससे बहुत अच्छा आराम आता है। दूसरी नर्व होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्व, फेशियल नर्व्स होती हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आयुर्वेदा ऑलरेडी वेलकम है। जनरल पब्लिक को मैसेज है कि अगर मेरे को इस नशे की प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर आयुर्वेद का कुछ ना कुछ लेना चाहिए। बस मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि भाई आप प्रॉपर अंडर मेडिकल सुपरविजन उस चीज को लें, अपने आप घर में ट्राई ना करें कि कोई तेल किसी ने बता दिया या कोई ही मलवा दिया, है ना। ये सब एक्चुअली पुराने समय में प्रैक्टिस होती थी, धीरे धीरे उसको खत्म हो गई, तो कुछ लोगों को कुछ चीजें पता चल गई, वो उनको प्रैक्टिस करके अपना अभी तक वो करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर, और ये अब सब बहुत कॉमन है आज की डेट में, वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। आज का जमाना ऐसा हो गया डॉक्टर, आई एम प्रीटी श्योर आप अग्री करेंगे, बहुत ही कम्पिटिटिव हो गई है वर्ल्ड। कॉर्पोरेट लाइफ हो गई है, कंपटीशन है हर फील्ड में, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन दे सकता है। अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें, वो आप यू कैन विजिट अ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, वो आपको मेडिकेशन दे देंगे, वो आपका ट्रीटमेंट आपका चलेगा 3 months 4 months व्हाटएवर। टू क्योर द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, आयुर्वेद कैसे हेल्पफुल है और क्या कर सकते हैं हम आयुर्वेदिक मेडिकेशन से?
देखिए बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। और आजकल जो आयुर्वेद का एक अपर हैंड भी है, ये साइकोसोमेटिक जो हम बोलते हैं ना, ठीक है, इसको मनस मानते हैं। आत्मा और मनस का जो इन्वॉल्वमेंट है ना, वो इसमें इसका ही पार्ट है जी। इसको हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी न्यूरोसिस, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ये सब इसी के ही डिसऑर्डर्स होती हैं। देखिए क्या है, स्ट्रेस हो क्यों रहा है ना, सबसे बड़ी सोचने की बात यह है। स्ट्रेस तब होता है कि आपका जो मेंटल लेवल है, जो आपकी मेंटल एबिलिटी है, वो आपके उसको आप मतलब जितना आप उसको यूज कर रहे हैं उसके लिए वो कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। देन इट क्रिएट एंजाइटी, इट क्रिएट एंजाइटी न्यूरोसिस, इट क्रिएट डिप्रेशन। ओके, तो क्या होता है आयुर्वेद में, क्या है, दे आर वेरी गुड वंडरफुल। अभी मैं होम रेमेडीज बताऊंगा, क्योंकि मेडिसिन बताना यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि लोग उसको गलत वे में यूज कर सकते हैं। वो अंडर मेडिकल सुपरविजन ही यूज करनी चाहिए। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स। तुलसी, आप तुलसी की चाय लो, इट इज वेरी गुड स्ट्रेस बस्टिंग एजेंट। तुलसी की चाय आप लेते, नॉर्मल चाय में भी तुलसी लीव्स डाल सकते हैं, ठीक है। अश्वगंधा हो गया, इट इज वेल नोन ड्रग जो स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है। जटामांसी है, एक और ड्रग होती है, इसको तगर, एक और ड्रग है, इट इज वेरी गुड एंग्जाइटी। इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में तगर बहुत ज्यादा यूज होती है, वो लोग इनको नहीं यूज करते और इसी हर्ब्स को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ब्राह्मी बहुत अच्छी एक एंटी स्ट्रेस मेडिसिन है, ठीक है। तो अगर इन चीजों को आप रेगुलर वे में यूज करेंगे तो आपको स्ट्रेस से बच सकते हैं। दूसरा, कुछ हम लोग कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आपने देखो जगह ये शिरोधारा बना होता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है आसपास के सामने, वो बना होता है कि एक आदमी लेटा है, उसके सिर पर ऑयल की पोरिंग हो रही है, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इंसोम्निया, नींद ना आना, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिलीफ करने के लिए। ऑफ कोर्स उसमें भी हम क्या मेडिसिन से यूज कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कहूंगा ये कि आप अंडर सुपरविजन करें उस चीजों को। दूसरा क्या है कि आप 5 या 10 दिन अपने हेल्थ को दीजिए, जिसमें आयुर्वेद वेलनेस ट्रीटमेंट करता है। आपकी मेंटली और फिजिकली यू नीड डिटॉक्सिफिकेशन। जब आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए फाइट होगी ना, तो आप वेल परफॉर्म करोगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में। तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज यू विल फाइट दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आप फिजिकली भी फाइट करेंगे और मेंटली भी फाइट करेंगे। कब फेल हो जाएंगे? जब आपकी बॉडी उसके लायक नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले स्ट्रेस डेवलप होगा, बिकॉज यू विल नॉट परफॉर्म योर ड्यूटीज, है ना। फिर एंग्जाइटी शुरू होगी, क्या कि जॉब ना चली जाए, इस महीने तो टारगेट पूरा करके देना था, बच्चों को यहाँ लेके जाना था, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी। देन इट विल क्रिएट एंग्जाइटी। व्हेन एंग्जाइटी परसिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, इट क्रिएट डिप्रेशन। आपको लगेगा यार मैं किसी काम का आदमी नहीं हूँ, है ना, उसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं। तो आप अपने शरीर को टाइट दे, ये तो ये हर्ब्स जो मैंने बताई हैं, और किसी आयुर्वेद से कंसल्टेट करके अपने लिए कुछ चीजें यूज करें वेलनेस के, जी, फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए। दूसरा क्या है, अपने लिए 10 दिन कुछ आयुर्वेद की इस तरीके जाके आप हॉस्पिटल में एडमिट लें और 10 दिन ट्रीटमेंट ले। एक बार कोई भी मेरे कहने से जाए, डेफिनेटली वो मेरे को थैंक बोलेगा, कहेगा बहुत अच्छा हमने ये डिसीजन लिया, और ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ही, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग है। और इन चीजों को बार बार करें, बीच में हेल्थ वेकेशंस लें, सो यू कैन परफॉर्म वेल इन द सोसाइटी। अपने काम को भी आप अच्छे से कर पाएंगे, अपनी सारी जिम्मेदारी को आप अच्छे से निभा पाएंगे। अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी से ही तो हम सब कर सकते हैं। जब ये फेल होती है तब ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना। तो एक आयुर्वेद का जो मेन रोल है। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर ये बीमारी हो ही गई है ना, मतलब किसी को एंग्जाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, तो गो टू आयुर्वेदिक डॉक्टर, टेल देम, क्योंकि उससे आपको वो क्योर करेंगे। 2-4 महीने में आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग आप दवाई ले रहे हो, नींद की, डिप्रेशन की दवाई सालों साल चल रही है और पेशेंट लिव्स लाइक ए लिविंग बॉडी, वो कोई काम नहीं करता। उसको मान लिया जाता है फैमिली में, क्या तो डिप्रेशन है, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाती है कि ये कुछ काम करेगा, है ना। तो उसको सुबह दवाई करा दी, खाना खिला दिया, थोड़ा बहुत उसने कुछ काम कर लिया और फिर बैठ गया, है ना। ऐसा नहीं है। अगर आप आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लेंगे, डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आप अच्छी जगह ट्रीट कीजिए, डेफिनेटली विल कम आउट ऑफ इट। नहीं तो मैंने देखा साइकिट्रिक पेशेंट एक लिविंग बॉडी के जैसे फैमिली में रहते हैं, बस उनको कुछ खाना दे दिया, खाना खा लिया उन्होंने, उनकी कुछ इच्छाएं नहीं रहती हैं, कुछ वो नहीं रहता है, बस वो चल रहे, इलाज भी चल रहा है, बीमारी भी चल रही है, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पेशेंट कोई बहुत खास इम्प्रूवमेंट उन चीजों में नहीं कर पाता। जो ये रेमेडीज होती हैं डॉक्टर, आयुर्वेदिक रेमेडीज, ये प्रिपेयर कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है?
देखिए ओल्डन डेज में क्या होता था, एक प्रॉपर हर डॉक्टर के पास एक सिस्टम होता था अपनी दवाइयों को रेडी करने का। लेकिन क्या होता है कि इस टाइम में कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन बढ़ गया है ना। तो अब क्या है, प्रॉपर हमारे यहाँ क्या होता है, एक एमडी होता है फार्मास्यूटिक्स में, उसको आयुर्वेद में रसशास्त्र बोलते हैं हम लोग, और मैसेजर कल्पना, ठीक है। मैसेजर कल्पना दवाइयों की प्रिपरेशन करना, दस जहाँ पर मेटेलिक मेडिसिन को ट्रेन किया जाता है बनाने के लिए पर्सन को। एक ये डाउट भी रह गया कि आयुर्वेद दवाइयों में मेटल रहता है, जी कैसे जी, है ना। क्या होता है कि उसके लिए उनके सुपरविजन में प्रॉपर बड़ी बड़ी हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जीएमपी लागू किया, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जिसके कुछ अपने लॉज हैं, जिससे फॉर द बेटर मेडिसिन एंड सेफ्टी, जब तक उससे पास नहीं होती है मेडिसिन मार्केट में आप लॉन्च नहीं कर सकते। तो क्या है कि वहां पर ये सारी जितनी भी आयुर्वेद की प्रक्रिया होती है दवाई को रेडी करने की, उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है। फॉलो करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, और जब वो पूरी तरीके से रेडी होती है तभी वो मार्केट में लॉन्च भी आती है वो दवाई, उसके बिना वो मार्केट में नहीं आती है ना। तो डेफिनेटली जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल है दवाई प्रिपेयर, वो डेफिनेटली बहुत अलग है, वो प्रक्रियाएं अलग है, लेकिन वो सारी फॉर्म परफॉर्म किए जाते हैं यहाँ पर इन इस तरह की फैक्ट्रीज में, जो इंडस्ट्री में। जी, तो इसमें मतलब जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, आर दे ऑल्सो डॉक्टर्स ही होते हैं या डॉक्टर सुपरवाइज करते हैं, बाकी तो फिर उन टेक्नीशियंस रहते हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। वो मिनिमम एमडी रहता है, 10 साल उसकी एजुकेशन होती है, उसने डेडिकेटेड इसी चीज के लिए होता है। तो हर फैक्ट्री वो कंपलसरी होते हैं। राइट। इफ समबडी इज गोइंग थ्रू एन आयुर्वेदिक मेडिकेशन, जिसका मेडिकेशन चल रही है, आयुर्वेदिक मेडिकेशन नॉर्मल मॉडर्न मेडिकेशन के साथ भी चल सकती है, या फिर हमें एक को स्टॉप करना पड़ेगा, या कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकता है? दोनों मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन अलग है। अच्छा, आयुर्वेदिक की दवाई अलग तरीके से काम करती है, मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन अलग तरीके से काम करती है। आप दोनों मेडिसिन, मैं नहीं समझता हूँ कि दोनों ही क्वालिफाइड अगर फिजिशियन है तो आप उनके सुपरविजन में लीजिए, क्योंकि जब आयुर्वेद का डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, टैबलेट आपकी हिस्ट्री लेगा कि आप क्या क्या दवाई खा रहे हैं, उसको मालूम रहेगा इस दवाई का क्या है, इसके साथ में ये क्या दवाई देनी है और क्या नहीं देनी है ना। तो इस तरीके से आप दोनों दवाई साथ में ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स आयुर्वेदिक मेडिकेशन से हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखिए, रॉन्ग मेडिसिन गिवन एट रॉन्ग प्लेस, है ना। तो डेफिनेटली अगर हम एक रोटी भी एक्स्ट्रा खा लेते हैं ना, मान लिया 2 रोटी की आपको आपने 3 खा ली ना, तो भी आपको डिस्कम्फर्ट हो जाएगा until you digest it। तो साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर आप कोई भी मेडिसिन गलत तरीके से लेंगे तो आपको रिएक्ट करेगी। मेडिसिन ही है, चाहे वो किसी भी पैथी की है, मेडिसिन को बहुत सोच समझ, जब पोटेंसी ज्यादा हो गई, हमने ज्यादा खा ली, वही डॉक्टर का वही काम है ना, कैलकुलेट करना कितनी डोज में कब देना है, खाने से पहले देना है, साथ में देना है, बाद में देना है, 1 बार देना है, 2 बार देना है, 3 बार देना है। ये बात तो ये हो गई जिसको जनरली लोग साइड इफेक्ट मान लेते हैं, रॉन्ग मेडिसिन एट रॉन्ग प्लेस। दूसरा क्या होता है कि अदरवाइज आयुर्वेद मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आप कितने भी समय लें, कुछ भी लें, कोई ये बैडली इफेक्ट नहीं बनती है। कोई अगर किसी को ज्यादा नॉलेज नहीं है आयुर्वेदा के बारे में, अगर इफ ही वांट्स टू इनकॉर्पोरेट आयुर्वेदा इन हिज रेगुलर लाइफ, वो कैसे कर सकता है? देखिए, उसके लिए आयुर्वेद की ना 2 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। एक तो होती है दिनचर्या, सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए। अंटिल हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे तो हम अच्छे हेल्दी नहीं रह सकते। तो जो वर्ल्ड को दिया है दिनचर्या, वो आयुर्वेद ने ही दिया है ना। तो आयुर्वेद में पूरी प्रॉपर दिनचर्या, सुबह से रात तक क्या करना है तो उसको फॉलो करना चाहिए। दूसरा ऋतुचर्या, विद द चेंज ऑफ द सीजन व्हाट चेंजेस यू शुड मेड, है ना। आप गर्मी में कुछ और खाते हैं, सर्दियों में कुछ और खाते हैं, बरसात में कुछ और खाते हैं। तो ऐसे आयुर्वेद में 6 ऋतु हैं, पूरे 12 महीनों को 6 ऋतुओं में डिवाइड किया, 2 मंथ्स में, है ना। और इन एवरी ऋतु यू मस्ट चेंज योर फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आपको दिन में सो जाना चाहिए, है ना। तो और विंटर में ऐसी कुछ और चीजें बताई हैं, है ना। तो उन चीजों को हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो हमें क्या है कि हम एक अपना बेस्ट वर्जन रह सकते हैं, है ना। अभी हम लोग क्या अनसीजनल फ्रूट्स खा रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी उस समय रिएक्ट करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उस समय के लिए हमारे लिए नहीं बनी है ना वो। एक ओरिजिनल चीज, मान लिया फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में हम लोग जाते हैं तो वहां पे डोसा एक कॉमन फूड, ठीक है।
उसको अगर हम यहाँ रेगुलर खाएंगे तो पहले तो हमारी मन ही नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि नेचर कैसा हमें इंडिकेशन देती है। तो अगर मैं आपको बोलूँ आप एक हफ्ता रोज डोसा खाओ, नहीं खाओगे ना, आप तीसरे दिन कहोगे नहीं मुझे तो पराठे ही दे दो या रोटी दे दो मेरे को, तो है ना। लेकिन साउथ इंडियन में तो डेली खा सकते हो। तो दिस इज द थिंग्स विच आयुर्वेदा इंसिस्ट, व्हाट नेचर इज टेलिंग यू, व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग टू यू मस्ट लिसन इट, है ना। ऐसे ही साउथ के लोग राइस ज्यादा खाते हैं, उनको रोटी चपाती आप ज्यादा दिन नहीं दे सकते, दोगे भी तो वो कहेंगे नहीं हमें तो राइस ही चाहिए, ठीक है। तो क्या है, दिस इज द चेंज इन द प्लेस, है ना। इस प्लेस से ही कितना अगर आप खाते रहोगे आपको, तो वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करेगी। देन यू विल ओ मैंने ज्यादा ये खा लिया इसलिए शायद ये हो गया, है ना। तो ऐसे ही देश के अकॉर्डिंग योर प्लेस ऑफ लिविंग एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन उसको कंसिडर आपको करना चाहिए। सीजन काल जिसको हम बोलते हैं, दिन में किस समय क्या खाना है और सीजन में क्या खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप जिम कोई दोपहर को तो नहीं जाते हो ना, आप जिम में जाओगे तो मॉर्निंग ही जाओगे, आजकल कुछ लोग इवनिंग को भी जाते हैं, लेकिन जनरली हमारे माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है कि सुबह उठ के ही व्यायाम करना चाहिए। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा ओनली जो हमारे चले आ रहे हैं साथ में, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कोई जूस आपको बोलेगा रात को पी लो, नहीं पियोगे ना, आप बोलोगे नहीं भाई तो डे टाइम में ही जूस चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है वो चीजें, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है। बट दीज आर द प्रिंसिपल जिनको अच्छे से समझ के आपको फॉलो करना चाहिए, तो यू विल बी ए बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। करेक्ट। हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है और हर इंसान की इम्यूनिटी भी अलग होती है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो क्या 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 होगा? वो जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वही अपने आप में एक बड़ा है। हम यहाँ आज 4-5 लोग हैं, हम सबका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, ये सब लोग अलग है, ठीक है। किसी को हम बाहर गए, थोड़ा सा हुआ, एक को कोल्ड हो गया, एक नॉर्मल आ गया, ठीक है। हमने कहीं बाहर पानी पूरी खाई, एक को डायरिया लग गया, दूसरे को नहीं लगा, है ना। तो क्या होता है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो आपने इम्यूनिटी बोला, जब हम बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इम्यूनिटी उसी के अंदर आ जाती है। तो आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग जो चीजों को यूज करते हैं, तो इम्यूनिटी तो छोड़िए, वो तो एक बहुत छोटी चीज है, ओवरऑल भी आप फिट रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन कोई आप बोले कि आप 2 किलोमीटर रन करो, आप नहीं कर पा रहे हो ना, वो भी तो एक डिफेक्ट है ना। इम्यूनिटी तो हम एक कुछ पॉपुलर टर्म हो गई, है ना। अगर मैं आपको बोलूं 2 घंटे आपको कोई बुक पढ़ो और आपको बोले नहीं मेरे तो सिर में दर्द हो गया, वो भी तो एक डिफेक्ट है ना आपकी बॉडी में। तो यू मस्ट बी ओवरऑल, जब ये सारा सिस्टम ठीक रहता है तो आपकी इम्यूनिटी भी ठीक रहती है। एक बात तो आपको अपना ये दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करना चाहिए, तो आपकी इम्यूनिटी रहेगी। इम्यूनिटी बूस्टिंग बहुत सारी मेडिसिन है, स्वर्णमालती वसंत रस है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। दूसरा अश्वगंधा बहुत अच्छा है, गिलोय गुड़ूची जिसको कोविड में बहुत लोगों ने यूज किया, इट इज ए वेरी गुड इम्यूनो मॉड्यूलेशन एट विथ इम्यूनो एनहांसिंग मेडिसिन है। तो ऐसी बहुत सारी च्यवनप्राश है, ये सब इम्यूनिटी के लिए लिए जाते हैं जी। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है, आंवला है, ठीक है, शतावरी है, इनको आप लीजिए, इससे आपका इम्यून सिस्टम पुष्ट रहेगा, क्योंकि ओवरऑल बॉडी पुष्ट होती है तो इम्यूनिटी भी साथ साथ पुष्ट होती है। दूसरा एक आपने अगर इम्यूनिटी की बात की है तो बहुत अच्छी, बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज आजकल क्या है, जनरल पब्लिक में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत बढ़ जी करे, और जिनका कोई बहुत अच्छा इलाज नहीं हो पाता। वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसीलिए बढ़ रहे हैं कि वी आर यूजिंग रॉन्ग थिंग्स इन रॉन्ग टाइम। तो हम अपनी बॉडी के अंदर उनको डाल देते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता। वो सोचता है यार ये क्यों आ गया, इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो अवर बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सपेल आउट कर, उसके लिए एक फॉरेन बॉडी ऐसा वर्क करता है कि उसको बॉडी में कहीं यूटिलाइज नहीं कर पाता, तो उसको मेंटिजन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो उसको इम्यून सिस्टम चाहते हैं कि यहाँ से बाहर निकले। फिर हमने फिर दोबारा यूज कर लिया, लंबे समय तक यूज कर लिया, एक कुछ समय तक तो बॉडी टॉलरेट करती है, उसके बाद क्या इम्यून सिस्टम एक्सेसिव ट्रिगर हो जाता है और फिर हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाते हैं, चाहे वो सोरियासिस है, आर्थराइटिस है, कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है। ये इस तरीके की बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं ठीक होते? क्योंकि ना तो कोई उनको बताता कि भाई आपको ये इसलिए और ये प्रॉब्लम, आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ये है। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, आयुर्वेदा हर आदमी का प्रकृति हम जरूर देखते हैं जी, कि भाई तुम्हारे लिए तुम कौन सी चीज। इसलिए हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी सुबह पूरी दिनचर्या पूछते हैं
कि आप क्या करते तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप बताइए, यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग, इसको हटाओ पहले। फिर बॉडी के अंदर जो डिफेक्ट गड़बड़ हो गया उसको हम अपने ट्रीटमेंट से, चाहे वो पंचकर्मा शोधन चिकित्सा है, पंचकर्मा ट्रीटमेंट है या मेडिसिन है, उससे उस डिफेक्ट को हम ठीक करते हैं। दिस इज द वे हाउ वी ट्रीट द पेशेंट, है ना। तो ये इम्यूनिटी के जो ऑटो इम्यूनिटी है, ये एक बर्निंग प्रॉब्लम हो रही है, और जिसको एक बार हो गई वो भी लाइफ लॉन्ग पेशेंट बन जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन लेता है, जैसे छोड़ता है फिर वो ट्रिगर हो जाती है। मेडिकेशन तो हम लेते हैं, यहाँ पे फार्मेसीज होती हैं, केमिस्ट की शॉप्स होती है, आप जहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन कर सकते हैं। अगर किसी को आयुर्वेदिक मेडिकेशन लेनी है और प्रोक्योर करनी है मेडिकेशन, और उसको तो आयुर्वेदा के सामान ले हैं, बेसिकली एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदिक सामान, हेयर ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक हो सकती है, और कैसे कोई इंडिविजुअल ये पता लगा सकता है कि ये ऑथेंटिक आयुर्वेदिक सामान है, इसमें मिक्सिंग नहीं हुई है या फिर ये फेक सामान नहीं है, वो कैसे पता कर सकता है? हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि मैं आयुर्वेद ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, मैंने कहा बताओ क्या कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहता, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई चल रही है। फिर वो हम पूछेंगे अच्छा बताओ आप कौन सी दवाई खा रहे हो, तो उस पर कोई लेवल नहीं रहता। अच्छा, है ना, वो खुली टैबलेट रहेंगी, ब्राउन, येलो, ब्लैक, इस तरीके की रहेंगी, है ना। तो देखिए इसमें आप किसकी गलती पालेंगे? पहला मिस्टेक तो मैं ही कर रहा हूँ ना, अपनी बॉडी के साथ है, जो मेरी इतनी प्रीशियस चीज है उसमें मैं ऐसी दवाई कर रहा हूँ जिसको कोई पता ही नहीं कि मैं क्या ना लूँ। तो पहले तो आप ऑथेंटिसिटी ऐसे चेक करना है, कोई भी चीज जिस पर लेबल ही नहीं है उसको अपनी बॉडी में मत डालिए, है ना। अगर डाल रहे हैं, अगर कोई आपको प्रैक्टिशनर दे भी रहा है तो उससे पूछ लिया सर ये क्या दवाई, उसका नाम तो बता दीजिए, ठीक है ना। ऐसी कोई हेल्थ प्रमोटिव कोई चीज है, कोई ऑयल लगा रहा होता है कि मैं उसने ला दिया था, है ना। अगर आप कोई भी चीज पैक्ड रैप्ड लेंगे तो उस पर सारे कंटेंट रहेंगे, उसके एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, वो सारी चीजें रहेंगी। उसमें भी हम क्वालिटी चेक कैसे कर सकते हैं, आप देखिए कि वो क्या ब्रांड है, किस तरीके का है ना। और हर एक पे कस्टमर केयर नंबर रहता है, उनसे बात कीजिए कि मैं ऐसे ये दवाई दिया उनका, वो आपको उसके क्वेरी का आंसर करेंगे आपको, है ना। तो कोई भी चीज ओपन या किसी के भी बताने से कुछ भी मत लीजिए, है ना। इसलिए लिखा होता है टेक अंडर मेडिकल सुपरविजन। आयुर्वेदिक मेडिकेशन और ये सब तो काफी इतना कमर्शियलाइज हो गया है। जब ये इतना कमर्शियलाइज हो गया है, ये जो इतनी हजारों साल पुरानी जो प्रैक्टिस है, कमर्शियलाइजेशन होने के बाद इसने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को हार्म करा है या इस आयुर्वेदा को फायदा हुआ है, मतलब कमर्शियलाइजेशन होने के बाद? देखिए आयुर्वेदा इंडस्ट्री की बात करें तो उसको फायदा हुआ है कमर्शियलाइजेशन होने के बाद जी। लेकिन आयुर्वेद का भी कौन सा एस्पेक्ट कमर्शियलाइज ज्यादा हुआ है? वेलनेस वाला, जो थेरेपेटिक एस्पेक्ट है ना, जहाँ पे बीमारियों का क्योर होता है, वो चीज अभी कमर्शियलाइज नहीं हुई है। उसकी बहुत लोगों को भी अवेयरनेस भी है। लेकिन क्या हुआ, जैसे आयुर्वेद में एलोवेरा है ना, इसकी ये आयुर्वेद में लगभग 400 ड्रग्स हैं जिनको बेसिक ड्रग्स है जो दवाइयां बनाने में यूज करते हैं। एलोवेरा उसमें से एक है। अब क्या हुआ, वेस्टर्न वर्ल्ड को लगा कि यार ये तो एलोवेरा बहुत कमाल की चीज है जी, तो उन्होंने क्या किया, एलोवेरा के कुछ प्रोडक्ट बना के इतना कमर्शियलाइज कर दिया उसको, है ना। तो आप ये सोचिए कि जब एक सिंपल एक ड्रग के इतने 5 बेनिफिट हो सकते हैं, है ना। तो अगर एक्चुअल आयुर्वेद को प्रैक्टिस किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, तो कितने बेनिफिट होंगे। तो इससे क्या हुआ है, आयुर्वेद का डेफिनेटली लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है। गिलोय बहुत पॉपुलर हो गया, अच्छी गिलोय की टैबलेट मिलने लगी है ना, उसके सिरप्स आने लगे हैं, जूसेस आने लगे हैं, ठीक है, आंवला आ गया। तो ये एक बेसिक चीजें जो है ना वेलनेस वाली, इनका कॉमर्शलाइजेशन हुआ है। जो ऑथेंटिक आयुर्वेदा है वो अभी भी एज इट इज है, उसका अपने पेशेंट और डॉक्टर्स का एक अलग चल रहा है जो है। हाँ डेफिनेटली नए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स आ गए हैं, NABH एक्रेडिट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, है ना। NABH आप जानते होंगे, ये एक क्वालिटी कंट्रोल है जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि नए नए आयुर्वेद हॉस्पिटल आने लगे, उसमें अच्छे नंबर ऑफ पेशेंट हैं, उनको अच्छा इलाज मिल रहा है। दूसरा एस्पेक्ट वो है। लेकिन अगर दोनों कंपेयर किया जाए तो वो भी थोड़ा पीछे है। ये वाली चीजें आ गई जो थ्रू वेबसाइट, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग लोग खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ये काफी हद तक कॉमर्शलाइजेशन हुआ है। तो इससे आयुर्वेद पे कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में एक आयुर्वेद की पिक्चर बनी है कि आयुर्वेद में भी कुछ चीजें होती। जी इतना कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं डॉक्टर, इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं जो डॉक्टर्स कर रहे हैं,
उनको भी फायदा हुआ है या उनको फायदा नहीं हुआ है ये कमर्शलाइजेशन से जी? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब कोई भी चीज ग्रो होती है, जिसके इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, तो एवरी पर्सन रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री गेट बेनिफिट। तो मतलब नेट फायदा ये हो सबको यही होता है। तो डॉक्टर किसी पेशेंट को अगर अप्रोच करना है आयुर्वेदा को, वो कब अप्रोच कर सकता है, कब, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस? आप किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो आयुर्वेद में कुछ चीजें होती हैं जो एक्यूट इमरजेंसीज होती हैं, वो एक अलग बात होती है। अदरवाइज एनी डिजीज, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल है, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियां हैं, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, मस्कुलर स्पाइन की प्रॉब्लम है, मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसमें बहुत अच्छा रोल है। अच्छा, definitely this kind of patient they should go to the ayurvedic doctor for consultation. अच्छा, or in short I will say कि any kind of disease people should not hesitate, है ना। बस एक चीज ध्यान में रखें, तो जा रहे हैं तो क्वालिफिकेशन दे के क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए। नीम हकीम खतरे जान, एक कहावत है ना, ऐसी जगह ना जाएं, उसको आयुर्वेद ट्रीटमेंट ना समझें जी। ये मैसेज मैं देना चाहूंगा लोगों को कि आप प्रॉपर हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या प्रॉपर आयुर्वेदिक रजिस्टर्ड क्लिनिक में ही जाएं और वहां पे अपनी बीमारी बताइए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, जो भी आपके डॉक्टर से पूछिए और अच्छी दवाइयां आप लीजिए। आपको जरूर से जरूर फायदा होगा, हर बीमारी में फायदा होगा। और लाइफस्टाइल डिजीज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, और आपका जॉइंट की प्रॉब्लम है, ये तो एक कॉमन सोसाइटी में अभी भी मैसेज है कि यार इनके लिए तो आयुर्वेदा बेस्ट है। खुद ही बोलते हैं जी लोग कि जी इसके लिए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पता है मुझे कि ये लेना चाहिए। पेट की प्रॉब्लम है, तो कोई भी क्रोनिक और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, आप जरूर उसके लिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ग्रेजुअली आपका डॉक्टर ही आपको गाइड करेगा कि अगर आप कोई दूसरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कैसे बंद करना है, कैसे चालू करना है, साथ में क्या दवाई लेनी है, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। मेरा एक मैसेज जनरली यही रहेगा कि आयुर्वेदा बहुत अच्छी साइंस है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इंडिया ने ये साइंस वर्ल्ड को दी है। इट इज ए वेरी वंडरफुल, वेरी इफेक्टिव मेडिकल सिस्टम। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, हर बीमारी के अंदर इससे बहुत फायदा होता है। तो आपको आग बंद करके मैं इसलिए वही पूछ रहा था कि स्पेशली यंग लोगों के लिए क्या मैसेज है? यंग लोग ये आयुर्वेदा में मतलब अपना फेथ रखें। बिल्कुल, आयुर्वेद में अपना फेथ रख के अपना इलाज है, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन कंडीशन यही है कहाँ से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं जी। आप अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से इलाज कराइए। ऑनलाइन ट्रीटमेंट करना, गूगल से देख के ट्रीटमेंट करना, डेफिनेटली उससे कोई फायदा नहीं होगा। Until unless you will find a good hospital, good clinic, वहां जाइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें और अपना ट्रीटमेंट करें, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डॉक्टर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। मेरा तो एम यही है कि मैंने अपनी लाइफ आयुर्वेद को डेडिकेट की है, तो कि आयुर्वेद साइंस अच्छे से वो हो, सोसाइटी में जाए, लोग इसका फायदा उठाएं। और थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।